नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की विभिन्न वन लाइनर बुक्स को यहाँ पे सीरियल वाइज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बीएस नेगी उत्तराखंड वन लाइनर को यहाँ पर देख रहे हैं और आज हमारा ये इस सीरीज़ का 60वां भाग हम यहाँ पे कवर करेंगे। आज के वीडियो में भी हम उत्तराखंड से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे और इनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। आज हम यहाँ पर इस सीरीज के अंदर 3000 प्रश्नों को कवर कर जाएंगे। इन 3000 प्रश्नों को हमने पूरी बीएस नेगी जो शुरुआत से लेकर के और यहाँ तक हम सीरियल वाइज चलते हुए आए हैं, सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया है और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है, उससे एक्स्ट्रा फैक्ट को ही हमने यहाँ पर कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को देख लिया होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब करी गई थी? देखिए, टिहरी रियासत के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी इसकी स्थापना 1934 में करी गई थी। ठीक है, पूछा जाता है टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान कब पारित किया गया था? तो कुष्ठ विधान टिहरी के अंदर कब पारित हुआ? 1939 में इसको पारित किया गया। ठीक है, एक और विधान आपको याद रखना है, टिहरी के अंदर जो टीका विधान था ये कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1943 में। ठीक है, ये तीनों वर्ष आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी राज्य के अंदर प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति कब मिली थी? देखिए, जो टिहरी राज्य प्रजामंडल था इसकी स्थापना हमने पढ़ी थी कि 1939 23 जनवरी को इसकी स्थापना होती है देहरादून के अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है टिहरी रियासत के अंदर। तो टिहरी के अंदर इसे वैधानिक स्वीकृति ये कब दी गई? तो ये दी गई अगस्त 1946 को। इसको आप इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि टिहरी प्रजामंडल को टिहरी रियासत की तरफ से मान्यता कब दी गई? तो 1946 में। ठीक है, टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो टिहरी के अंदर शांति सुरक्षा अधिनियम या शांति रक्षा अधिनियम ये आया था आपके 28 अप्रैल 1947 में। ठीक है, इसे आपको याद करना है। टिहरी के अंदर 2 विद्रोह हुए थे इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में पूछा जाता है। एक विद्रोह 1947 में हुआ जिसे सकलाना विद्रोह कहते हैं, और एक विद्रोह हुआ कीर्तिनगर विद्रोह जो 1948 में हुआ। इन दोनों के भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, टिहरी राज्य की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, टिहरी राज्य की संविधान सभा, इसको लेकर भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 1948 के अंदर जो टिहरी प्रजामंडल था उसकी और जो टिहरी के राजा थे मानवेंद्र शाह, उनकी एक बैठक होती है जिसमें टिहरी की संविधान सभा बनाने को लेकर सहमति बनती है। ठीक है, इस संविधान सभा की जो टिहरी राज्य की थी टोटल 49 बैठकें इसकी आयोजित की जाती हैं, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दत्त इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पुरुषोत्तम दत्त रतूड़ी टिहरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी राज्य में अंतरिम मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, टिहरी रियासत के अंदर जो मंत्री परिषद बनी थी इसका गठन किया गया था 15 फरवरी 1948 में। ठीक है, 15 फरवरी 1948 में टिहरी के अंदर मंत्री परिषद का गठन किया गया और मुख्यमंत्री ज्योति प्रसाद को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, टिहरी राज्य का विलयीकरण भारत में कब हुआ था? तो टिहरी का विलय भारत में कब हुआ? बहुत बार पूछा जाता है, हम भी बहुत बार देख चुके हैं। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत में कर दिया जाता है। इसे 50वां जिला बनाया जाता है संयुक्त प्रांत का। ठीक है, इसे आपको याद करना है। टिहरी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? परिपूर्णानंद पैन्यूली। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भी यही प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। इनको भी आपको याद करना है। और परिपूर्णानंद पैन्यूली वही व्यक्ति थे जिन्होंने मानवेंद्र शाह को चुनाव में हराया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। नेक्स्ट है, कमलेंदुमती शाह को किस वर्ष समाज सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 1958 में। किस चीज के लिए? इनकी समाज सेवाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब हुई थी?
मानवेंद्र शाह काफी इंपॉर्टेंट हैं। टिहरी से ये 8 बार सांसद रहे और इनका निधन 5 जनवरी 2007 में हो गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर क्वेश्चन बनता है कि टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे। आप बताएंगे मानवेंद्र शाह। पंवार वंश के अंतिम नरेश कौन थे, तो भी आप मानवेंद्र शाह को बताएंगे। नेक्स्ट है, गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था। तो गढ़ राज्य का अगर हम बात करें, यानी पंवार वंश की बात हो रही है, गढ़ राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था मुख्तार। इसे आपको याद करना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं गढ़वाल की या पंवार वंश की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के। ठीक है, जो गढ़ राज्य होता था यानी पंवार वंश में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, सर्वोच्च सबसे ऊपर तो राजा होता था। ठीक है, राजा के बाद दूसरे नंबर पर वजीर आता था, जिसे यहां पर कहीं पर दीवान बोला गया है और कहीं पर इसे मुख्तार बोला गया है। तो इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, ये पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके दरबार में एक धर्म अधिकारी भी होता था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंवार वंश में जो धर्म अधिकारी होता था उसके लिए मौला राम ने क्या बोला है। तो जो धर्म अधिकारी होता था उसके लिए उन्होंने ओझा गुरु शब्द का इस्तेमाल किया है धर्म अधिकारी के लिए। ठीक है, इसे भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, गढ़ राज्य की राजधानी के सुरक्षा अधिकारी को क्या कहते थे। तो पंवार काल में जिसके ऊपर राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी उसे गोलदार बोला जाता था। ठीक है, इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है, परगने के सैनिक शासक को क्या बोला जाता था। देखिए, टिहरी रियासत की अगर हम बात करते हैं, टिहरी राज्य की बात करते हैं, ठीक है, तो टिहरी राज्य किस क्रम में बटा हुआ था प्रशासनिक दृष्टि से। सबसे ऊपर था ठाणा। ठीक है, टिहरी राज्य 4 ठाणों में बटा हुआ था सुदर्शन शाह के काल में। थाने के नीचे होते थे आपके परगने। ठीक है, परगने के नीचे आपकी पट्टियां होती थी और पट्टियों के नीचे फिर गांव होते थे। ठीक है, जो थाने का प्रमुख होता था उसे थानेदार बोला जाता था। जो परगने का सैनिक शासक होता था, ठीक है, उसे फौजदार बोला जाता था। ठीक है, जो पट्टियों का प्रमुख होता था उसे पटवारी कहते थे और जो ग्राम का प्रमुख होता था उसे मुखिया कहा जाता था। ठीक है, इस सब आपको याद करना है, पूछे जाते हैं। मुखिया या जिसे प्रधान बोलते थे, गांव का मुखिया कौन होता था उसे प्रधान बोला जाता था। तो ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, आपको याद करनी है। परगने का जो सैनिक शासक होता था इसे फौजदार बोला जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, परगनों में राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता था। तो परगनों के अंदर राजस्व वसूली का जो काम करता था वो थोकदार करता था। ठीक है, थोकदार को ही कमीण या सियाणा इसको बोला गया है। ठीक है, सारे नाम इसी के हैं, आपको इसे याद करना है। ठीक है, पंवार काल में ग्रामीण करों को एकत्रित करने का कार्य कौन करता था। देखिए, पंवार काल में जो टैक्स होता था, गांवों से टैक्स को जमा करने का काम प्रधान का होता था। इसे आपको याद करना है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि पंवार काल में प्रधान का कार्य क्या होता था, करों को एकत्रित करना गांवों से। ठीक है, ये टैक्स को जमा करके फिर थोकदार को दे देता था। ठीक है, इसे भी आपको याद करना है। जो प्रधान का पद होता था यह वंशानुगत होता था, इसे भी आपको याद करना है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा बताइए इनमें से कौन वंशानुगत होता था। तो प्रधान का पद वंशानुगत होता था, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, गांवों से पैसे जमा कौन करेगा, टैक्स जमा कौन करेगा, प्रधान करेगा। ठीक है, यहां से पैसा आया और ये कहां जाएगा पैसा, ये राज्य के उसमें जाएगा, खजाने में जाएगा। तो यहां से यहां तक लाता कौन था, थोकदार। ठीक है, इन दोनों के मध्यस्थ का काम कौन करता था, प्रधान पैसा जमा करके, गांवों से पैसा जमा करके किसको देता था, थोकदार को, और फिर थोकदार यहां देता था। इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला कौन होता था। तो उसे कहते थे चौबदार, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारी पंवार काल में होते थे। जैसे एक राजकीय कार्यालय होता था पंवार काल में, उसका जो डायरेक्टर होता था यानी उसका जो प्रमुख होता था उसे दफ्तरी बोलते थे। क्वेश्चन बन जाएगा, पंवार काल में राजकीय कार्यालय के प्रमुख को क्या बोला जाता था, दफ्तरी बोला जाता था। इसके अलावा जो मैसेंजर्स होते थे, जो संदेशवाहक होते थे, उनको पंवार काल में भी चणू बोला जाता था। ठीक है, इसे भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, राजा की आज्ञा से
कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को क्या बोला जाता था? देखिए, राजा की आज्ञा को लेकर कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को आसामी बोला जाता था। ठीक है, इसे आपको याद करना है। आसामी 3 प्रकार के होते थे। एक होते थे मुरुसीदार, दूसरे होते थे आपके खायकर और तीसरे होते थे सिरतान। ठीक है, ये सब कौन थे? आसामी, जो राजा की आज्ञा लेकर कृषि भूमि पर कृषि करते थे और राजा को फिर टैक्स देते थे। ठीक है, इसे आपको याद करना है। जिस व्यक्ति को रौत या जागीर दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो राजा के द्वारा जिस व्यक्ति को रौत या जागीर दी जाती थी उसे थातवान या भूस्वामी बोला जाता था। ठीक है, आप जानते हैं उत्तराखंड में भूमि किसको बोलते हैं? भूमि यानी थात। ठीक है, भूमि को थात बोला जाता है और भूमि का मालिक उसको थातवान बोला जाता है। ठीक है, इसे भी आपको याद करना है। थातवान की भूमि पर बसे किसानों को क्या कहा जाता था? थातवान यानी भूमि का मालिक। ठीक है, इसकी भूमि पर बसे जो किसान होते थे इनको खायकर बोला जाता था। ठीक है, यानी कि जो थातवान के किसान होते थे उनको बोलते थे खायकर। ठीक है, ये इसके लिए खेती करते थे, फिर इसको टैक्स देते थे। ठीक है, और उसी से फिर अपना वो काम भी, अपना गुजारा चलाते थे। ठीक है, ये सारी चीज आपको याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अजयपाल द्वारा प्रचलित नापतौल की पद्धति धूली पाथा का कितने किलो के बराबर होता था? देखिए, धूली पाथा, जिसको अजयपाल का धर्म पाथा भी बोला जाता है। ठीक है, इसका प्रचलन अजयपाल ने किया था और इसका वजन लगभग 2 किलो के करीब होता था। प्रसिद्ध पुस्तक प्रेम पथिक किसकी रचना है? एक काफी फेमस किताब है प्रेम पथिक। ये रचना तोता कृष्ण गैरोला की है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है। ये जो तोता कृष्ण गैरोला हैं, ये गढ़वाली के पहले पद लेखक हैं। क्वेश्चन बनेगा प्रथम गढ़वाली पद लेखक कौन है? तो वो हैं तोता कृष्ण गैरोला। इनकी 2 रचनाएं और हैं जो आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। एक तो यही है प्रेमी पथिक, इसके अलावा 2 और हैं। एक है तात घनानंद और दूसरी है रचना रंजन। ठीक है, ये तीनों रचनाएं आपको इनकी याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम गढ़वाली भाषा की रचना कौन सी है? तो गढ़वाली भाषा की पहली रचना गोरखवाणी को माना जाता है जो सुदर्शन शाह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय नाटक के रचयिता कौन है? तो पहला गढ़वाली नाटक कौन सा है? जय विजय। और ये किसकी रचना है? भवानी दत्त थपलियाल की ये रचना है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है, मोचंग काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो मोचंग काव्य संग्रह यह चक्रधर बहुगुणा की रचना है। ठीक है, मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पमार काल में या आप कह सकते हैं कतूरी काल में भी यही सिस्टम था। जो भूमि मंदिरों को दान में दी जाती थी उस भूमि को गूंठ भूमि या विष्णु प्रीति बोला जाता था। ठीक है, वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए या तीर्थ यात्रियों के भोजन के लिए व्यवस्था के लिए दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? यानी कि कोई पैसा या कोई भूमि अगर आपको धर्मार्थ काम के लिए दी गई है तो उसे बोला जाता था सदाव्रत। इसे आपको याद करना है। सीधा पूछा जाएगा सदाव्रत क्या होता था? तो धर्म काम के लिए दिया गया पैसा या धन या भूमि उसे बोलते थे सदाव्रत। ठीक है, वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया गया होता था और जिसका स्वामित्व गांव के संपूर्ण निवासियों के पास होता था उसे क्या बोलते थे? तो देखिए, वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया गया है और पूरा गांव ही उस भूमि का मालिक है, उस भूमि को संजायत भूमि बोला जाता था। ठीक है, भूमिगत जल को एकत्रित करने के लिए क्या बनाए जाते थे? तो भूमिगत जल को एकत्रित करने के लिए नौले बनाए जाते थे। ठीक है, बंजर भूमि या वह भूमि जहां कभी भी खेती ना की गई हो क्या कहा जाता था? तो बंजर भूमि को केसरे हिंद भूमि बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे उपनाम पूछे जाते हैं। गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गैरोला को बोला जाता है। ठीक है, तारादत्त गैरोला को गढ़वाल का महर्षि भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन बने गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसको बोलते हैं? तो गढ़वाल जन जागरण का पितामह भी तारादत्त गैरोला को बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर 2 बातें याद करनी है। जन जागरण का पिता पूछेगा तो तारादत्त गैरोला, और पुनर्जागरण का पिता पूछेगा तब आप चंद्रमोहन रतूड़ी का नाम बताएंगे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों आपको याद करने हैं। पहला, गढ़वाल जन जागरण का पिता कौन? तारादत्त गैरोला। गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता कौन? चंद्रमोहन रतूड़ी। ठीक है,
किस लेखक ने प्रद्युमन शाह के कार्यकाल को कुशासन में डूबा हुआ बताया था? तो प्रद्युमन शाह के काल को कुशासन किसने बोला? ये बोला शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है। किस पुस्तक से ज्ञात होता है कि फतेह शाह ने गुरु रामराय को गुरुद्वारे के लिए 3 गांव दान में दिए थे? तो ये हम सब जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बात भी करी थी कि फतेह शाह के ही काल में गुरु रामराय यहां पर आते हैं और उनको फतेह शाह के द्वारा 3 गांव दान में दिए जाते हैं। इसका उल्लेख मेमोइर्स ऑफ देहरादून नामक किताब में मिलता है, जिसके रचयिता GRC विलियम्स हैं। ठीक है, और ये किताब पेपर में पूछी गई है। नेक्स्ट है, किसने श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी? श्रीदेव सुमन की जो भूख हड़ताल उन्होंने करी थी, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद वे शहीद हो गए थे। इनकी इस हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा शेखर पाठक ने दी है। ठीक है। श्रीदेव सुमन को सर्वप्रथम टिहरी जेल में कब डाला गया था? देखिए, श्रीदेव सुमन को सबसे पहले टिहरी जेल में दिसंबर 1943 में डाला गया था। ठीक है, और 25 जुलाई 1944 में 84 दिन के अनशन के बाद इनका निधन हो जाता है। ट्रैवल्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? एक और इंपॉर्टेंट किताब ट्रैवल्स इन इंडिया, ये किताब ट्रैवेनियर के द्वारा लिखी गई है। चीन पर लाल छाप, इस किताब के लेखक कौन हैं? तो चीन पर लाल छाप, ये किताब शांता प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। कर्णवती मुगल सेना के बीच युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? हम सभी जानते हैं कि शाहजहां ने यहां पर नवाजत खान के नेतृत्व में सेना को भेजा था और उस समय जो यहां के राजा थे पृथ्वीपति शाह, वो काफ़ी छोटे थे। उनकी संरक्षिका थी रानी कर्णवती। तो रानी कर्णवती और मुगल सेना के बीच युद्ध का वर्णन हमें मिलता है स्टोरियो दी मंगोर किताब में। इस किताब का लेखक निकोलस मनुकी है। ठीक है। महीपति शाह के तिब्बत अभियान का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो देखिए, महीपति शाह के द्वारा जो तिब्बत अभियान किया गया था, इसका वर्णन अर्ली जेसुइट ट्रेवल्स इन इंडिया किताब में मिलता है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? तो M फॉस्टर के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। ठीक है, पूछी जाएगी। गढ़वाल का ऐसा मंदिर जिसकी शैली गुजरात और राजस्थान के सोलंकी मंदिरों से मिलती है, तो कौन सा मंदिर है? राइट आंसर है आदि बद्री। ठीक है, चमोली वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जब हमने चमोली के MCQs कवर किए थे इसके बारे में। ठीक है, तो गढ़वाल का ऐसा मंदिर जिसकी शैली गुजरात और राजस्थान के जो सोलंकी मंदिर हैं उनसे मिलती है, आदि बद्री। किस वर्ष में देहरादून को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया था? देखिए, देहरादून जिले की स्थापना 1817 में होती है। ठीक है, लेकिन उस समय इसे एक संयुक्त जिला बनाया गया था सहारनपुर मंडल के साथ। ठीक है, 1871 में देहरादून को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया था। ठीक है। आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने थे? तो देखिए, आईने अकबरी, इसके अनुसार कुमाऊं में 21 परगने थे। इसे आपको याद करना है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल इसका लेखक है। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम किस स्थान पर भांग की फैक्ट्री लगाई गई थी? देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले भांग की फैक्ट्री ये काशीपुर में स्थापित करी थी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, टिहरी रियासत को किस वर्ष पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया था? देखिए, टिहरी रियासत को 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ जोड़ दिया गया था। किस वर्ष कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार के अंतर्गत लाया गया था? कुमाऊं कमिश्नर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय अधिकार क्षेत्र में 1926 में लाया गया था, पूछा जाता है। ठीक है। तराई जिले का गठन कब किया गया था? देखिए, तराई जिले का गठन ये 1842 में किया गया था। ठीक है, बहुत बार हम इसे कवर कर चुके हैं। कब हुआ था तराई जिले का गठन? 1842। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो पहला कुमाऊं कमिश्नर ये एडवर्ड गार्डनर को नियुक्त किया गया था। इसे भी आपको याद करना है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, पहला कुमाऊं कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर और दूसरा कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल। ठीक है, और जो मैंने कल आपको क्वेश्चन भी पूछा था, काफी फ्रेंड ने उसका सही जवाब भी दिया। गार्डनर कुमाऊं का पहला कमिश्नर था, लेकिन कुछ समय के बाद, लगभग 9 महीने के बाद, इसे नेपाल दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट के तौर पर या रेजिडेंट के तौर पर वहां पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, किस ब्रिटिश अधिकारी को नेपाल दरबार में रेजिडेंट के रूप में या अपने प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजों ने नियुक्त किया था? एडवर्ड गार्डनर। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय
कुमाऊं कमिश्नर कौन था? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर डब्ल्यू फिनले था। इसे आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कुमाऊं के अंदर अगर हम टोटल कमिश्नर्स की बात करते हैं तो 23 + 1 आपको याद करना है। ठीक है, टोटल कमिश्नर की संख्या 24 है, जिसमें से 23 जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नर थे और एक भारतीय था। एक भारतीय का नाम था KL मेहता। इनका नाम भी आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ आपके 1942 में और उस समय कुमाऊं का कमिश्नर JC एक्टन था। ठीक है, JC एक्टन 1941 से लेकर के 1943 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पे कि कब कौन कुमाऊं कमिश्नर रहा था, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे भारत छोड़ो के दौरान JC एक्टन, स्वतंत्रता के समय आपका फिनले था। इसके अलावा जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था तो उस समय कैंपबेल वो कुमाऊं का कमिश्नर था। जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उस समय P वेंडम कुमाऊं का कमिश्नर था। तो ये इनको आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हेनरी रैमजे के बाद कुमाऊं का कमिश्नर कौन बना था? देखिए, हेनरी रैमजे कुमाऊं का छठा कमिश्नर था। शुरुआत के 6 आपको याद रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हेनरी रैमजे के तुरंत बाद बना था, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बाद आया था तो कौन आया था आपको उसका नाम पता होना चाहिए। तो हेनरी रैमजे के बाद फिशर कुमाऊं कमिश्नर बना था। ठीक है, हेनरी रैमजे कब तक था कुमाऊं कमिश्नर? 1884 तक। तो 84 में फिशर कुमाऊं कमिश्नर बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, और इस सीरीज का 3000वां प्रश्न है हमारा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और उस समय कमिश्नर G रॉस था। ठीक है, फिशर को मत करना, फिशर 84 में बना था और 85 स्टार्टिंग में ये चला गया था। ठीक है, उसके बाद 85 से लेकर के आगे कौन चला? G रॉस कुमाऊं का कमिश्नर था। इसे आपको याद करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड GK वन लाइनर सीरीज का। आज हमने यहाँ पर 60वां पार्ट कवर किया और 3000 प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखे। हम पूरी सीरीज को, पूरी किताब को यहाँ पर इसी प्रकार प्रश्नों के रूप में मैं आपको सीरियल वाइज बताते हुए आया हूँ। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो उत्तराखंड की हिस्ट्री हो, उत्तराखंड का भूगोल हो, उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था हो, उत्तराखंड के नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, जो यहाँ की सारी चीज़ें हैं, चाहे आपकी वो सड़क मार्ग वाला हो चैप्टर हो, आपका पर्यटन वाला चैप्टर हो, जो आप यहाँ के उत्तराखंड के पर्यटन स्थल हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने इसी प्रकार सीरियल वाइज प्रश्नों की फॉर्म में कवर किया है और अभी तक 3000 प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा इस सीरीज का 60वां भाग था। बहुत जल्द आपकी ये वाली सीरीज खत्म होने वाली है और इसके बाद हम शुरू करेंगे हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।